जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित गीत फरोश कविता की समीक्षा। चलिए शुरू करते हैं। गीत फरोश कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक है। वे दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। श्रम के महत्व को उन्होंने अपनी कविता में प्रतिपादित किया तथा श्रमशील व्यक्तियों का गुणगान किया। उनके काव्य में सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोभाव एवं जनमानस के विचारों को यथार्थ के साथ अभिव्यक्त किया है। भवानी प्रसाद का काव्य कहीं व्यंग तो कहीं विद्रोह का स्वर स्पष्ट करता है। उन्होंने अपने काव्य में राजनीति व सामाजिक परिवेश में फैली असमानताओं का व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। गीत फरोश कविता कवि की उस चोट या पीड़ा को प्रकट करती है जहाँ कवि ने अपनी काव्यात्मकता को फिल्म जगत के पूंजीवादी समाज को बेचा और जिनकी तीखी आलोचना हुई थी या विरोध हुआ था। किसी भी कवि या लेखक को अपने कलम को बेचना अर्थात लेखन की स्वतंत्रता को बेचना कितना त्रासदायक होता है, यह गीत फरोश कविता में व्यक्त किया है या गीत फरोश कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है। गीत फरोश यह कविता मिश्र जी के गीत फरोश काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें उनकी 1935 से 47 तक के समाज, प्रकृति और सौंदर्यबोध की रचनाएं संग्रहित है, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किशोर मन की राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। कवि या साहित्यकार समाज का मार्गदर्शक होता है, परंतु उसे संवेदनहीन और साहित्य से दूर होते समाज में एक फेरीवाले की तरह अपने गीत बेचने पड़ रहे हैं। उसे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी कलम की बोली लगानी पड़ रही है। इसी का दुख कवि को है, जिसे व्यंग्यात्मक ढंग से कविता में व्यक्त किया है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि गीत फरोश कविता की मूल संवेदना लिखिए या आशय स्पष्ट कीजिए, तो निम्न बिंदुओं के द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है। दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर एकत्रित रूप से दिया गया है और एक तरह से कविता की पंक्तियों के साथ उसका अर्थ भी स्पष्ट किया है। तो कुछ मुद्दों के आधार पर, कुछ बिंदुओं के आधार पर कविता का आशय स्पष्ट किया है यहाँ पर। तो सबसे पहला बिंदु है कवि की व्यक्तिगत पीड़ा की अभिव्यक्ति। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। गीत फरोश कविता कवि के गहरे दुख और पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। उसे गुणहीन लोगों के समक्ष अपनी कविता बेचने के लिए प्रस्तुत होना पड़ रहा है। कवि एक फेरीवाले की भांति अपनी कविताओं की गठरी बांधकर उन्हें बाजार में बेचने निकला है। वे स्वयं लिखते हैं, गीत फरोश शीर्षक से हंसाने वाली कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी थी। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने कलकत्ते में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखी, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। इसलिए कविता में कवि कह रहा है कि मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं अलग अलग सभी किस्म की यानी सभी तरह के मैं गीत बेचता हूँ, और यही लेखक की या कवि की पीड़ा है। दूसरा बिंदु है उपभोक्तावादी युग की विसंगतियाँ। उपभोक्तावादी युग अर्थात आज का आधुनिक युग, जिसमें यूज एंड थ्रो की संस्कृति विकसित हो रही है, हर चीज़ जहाँ पर बिकती है। यहाँ कविता की पंक्तियों के माध्यम से इसे हम स्पष्ट करेंगे। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा।
कवि कहते हैं कि वर्तमान उपभोक्तावादी युग में हर वस्तु बिकाऊ है, यहाँ तक कि साहित्य भी भौतिक आवश्यकताओं के लिए ही खरीदा बेचा जाता है। यानी जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसे भी आज अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदा बेचा जा रहा है। कवि और साहित्यकार भी विवश होकर बाजार की मांग के अनुरूप गीत लिखने को विवश है। कवि के अनुसार, मैं पैसे को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित कर लेता है और इसलिए कवि को मजबूरन अपने गीतों को बेचते हुए अलग अलग गीत बेचने पड़े हैं। और इसलिए अपने गीतों की विशेषताओं को इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि कैसे मैंने कुछ गीत मस्ती में लिखे हैं। कुछ गीत ऐसे हैं जो आपका सरदर्द भी भुला देंगे। कुछ गीत ऐसे हैं जिसमें आप अपने पिया को, अपने प्रेमी को नज़दीक बुला सकते हैं। इन गीतों के माध्यम से अपना बना सकते हैं। तो इस तरह इन गीतों की विशेषता, जैसे कोई व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए बार बार आग्रह करता है ग्राहक को कि माल देखिए फिर दाम बताऊंगा, कैसे ये काम की चीज़ें हैं, कैसे महत्वपूर्ण है, उसकी विशेषताओं को वो बताता है। वैसे ही कवि अपने गीतों की विशेषताओं को यहाँ बता रहा है। तीसरा बिंदु है व्यंग्यात्मकता। जी, पहले दिन कुछ शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी, लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी, आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र ने गीत फरोश कविता में यही बताया है कि हम तो गीत बेच रहे हैं, यानी इच्छा से नहीं, मजबूरन परिस्थिति के अनुसार विवश होकर अपने गीत उन्हें बेचने पड़ रहे हैं। और ये गीत बेचते समय उन्हें कैसे शर्म महसूस हुई शुरू में, लेकिन बाद में उन्होंने परिस्थिति के साथ समझौता कर लिया। कैसे उनको अक्ल जगी, यानी वो अपने आप को समझाते हैं कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। लोगों ने तो अपना ईमान तक बेच दिया है, वह तो अपना ईमान बचाने के लिए केवल अपने गीत बेच रहा है। कवि समाज की स्थिति पर करारा व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य के साथ साथ इस कविता में वस्तु की मार्मिक स्थिति का निरूपण भी किया है। यानी उन्होंने बताया है कि लोगों ने कैसे अपने स्वार्थ के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए अपना ईमान भी बेच दिया। यानी बेईमानी करते हुए, अपने समाज, अपने देश के साथ बेईमानी करते हुए वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कवि किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी इच्छा के साथ एक तरह से बेईमानी कर रहे हैं, या अपनी इच्छा के विरुद्ध कविता बेच रहे, गीत बेच रहे हैं। चौथा बिंदु है मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति। यह गीत सुबह का है, जाकर देखे, यह गीत गजब का है, ढाकर देखे। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी, यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदी की है दवा हुजूर। जी, और गीत भी है दिखलाता हूँ। जी, सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। गीत फरोश कविता मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है। यहाँ किस्म किस्म के गीत है जो लोगों के सुख और दुख दोनों में काम आ सकते हैं। यह गीत जन्म से लेकर मरण तक सभी संस्कारों पर रचे गए हैं। यह सुबह से शाम तक की घड़ियों का विवरण देते हैं। यह भूख और प्यास को भी भुला देते हैं। जिनकी जीवन जीने की इच्छा खत्म हुई है, ऐसे मसान अर्थात शमशान बने हुए व्यक्ति के मन में
जीवन जीने की इच्छा जगाते हैं, उन्हें जिंदा दिल यह बनाते हैं। यह बुखार भी कम कर देते हैं। ये तपेदिक की दवा है, अर्थात बुखार जैसी बीमारी को भी यह कम कर देते हैं। इसीलिए तो कवि ने अपने शब्दों में उसकी विशेषताओं को बताया है कि किस प्रकार यह गीत, हर गीत अपने आप में कैसे महत्वपूर्ण है, खास है। अगला बिंदु है समाज की साहित्य विमुखता, अर्थात कैसे समाज साहित्य से दूर होता जा रहा है। जी छंद और बेछंद पसंद करे, जी अमर गीत और ये तो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात, इनमें से भाए नहीं नए लिख दूं। कवि इस कविता के माध्यम से स्पष्ट करता है कि इस भौतिकवादी युग में साहित्य प्रेमी अब नहीं रहे, साहित्य के भोक्ता रह गए हैं, जो साहित्य को भी अपनी जरूरत के अनुसार अन्य वस्तुओं की तरह देखते और खरीदते हैं। मद्रास और बंबई में फिल्मों में गीत लिखते समय उन्हें ऐसा ही अनुभव हुआ है जो कविता में व्यक्त किया है। कवि ने तो छंदबद्ध, छंद मुक्त, यानी जो व्याकरणिक नियमों के अनुसार छंदबद्ध कविताएं होती है, तो उस तरह की भी कविता लिखी है। छंद मुक्त सहज कविताएं भी लिखी है। कुछ अमर गीत और कुछ तो तुरंत भूल जाए ऐसे सहज गीत भी लिखे हैं, लेकिन उसे देखते नहीं हैं और उनसे खरीदार की मर्जी पर फिल्मों के लिए गीत लिखने पड़ते हैं। तो उसे भी व्यंग्यात्मक ढंग से कह रहे हैं कवि कि ठीक है भाई, आपको ये पसंद नहीं है तो मेरे पास कलम हमेशा ही रहती है, क्योंकि वो तो यही काम करते हैं, गीत लिखने का ही। कलम और दवात यानी कलम और स्याही मेरे पास तो है ही, आपकी मर्जी के अनुसार जब चाहे लिख देता हूँ, मैं तो हूँ ही इसीलिए। यानी ये दुख की बात है, कवि अपनी मर्जी से काव्य लिखना चाहता है, वह अपनी अनुभूति को, अनुभव को कविता के माध्यम से सहज व्यक्त करना चाहता है, लेकिन उसे किस तरह से मजबूर किया जा रहा है कि सामने वाले के इच्छा के अनुसार वह गीत लिखे। तो उसी को उन्होंने यहाँ बताया है। अगला बिंदु है 5वां, गांधीवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है, यह खादी का, यह गीत पीत का है, यह बादी का। कुछ और डिजाइन भी है यह इल्मी, यह लीजिए चलती चीज नहीं नई फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवाद के अनुयायी हैं, यानी गांधी जी को मानने वाले हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं। उनकी इस कविता में गांधीवादी विचारधारा की झलक देखने को मिलती है, जहाँ कवि खादी का समर्थन करता है। कवि पूर्ण परिश्रम से अपना कार्य करता है, वह परिस्थितियों से विवश होकर कोई गैर कानूनी या अवैध कार्य नहीं करता, अपनी आत्मा नहीं बेच रहा है, तो अपने द्वारा उत्पादित या लिखे गए गीत बेच रहा है, जो गर्व का विषय है, लज्जा का नहीं। वह ग्राहक की मनपसंद का पूर्ण ध्यान रख रहा है, उनकी पसंद के अनुसार ही फिल्मी गीत लिख रहा है, जिसमें जिस तरह के डिज़ाइन, जैसे कपड़ा बेचते समय ग्राहक को लुभाने के लिए अलग अलग डिज़ाइन दिखाए जाते हैं, वैसे कवि अपने गीतों की एक एक खास बात बता रहा है कि कैसे जन्म मरण के गीत लिखे हैं उन्होंने, जीत के हैं, हार के या शरण के गीत लिखे हैं, रेशमी है, खादी है, पित्त के है, बादी के हैं। इतने इल्मी यानी परंपरागत डिज़ाइन गीत के मेरे पास है, और इतना ही नहीं, जो बाजार में चलती चीज़ है नई, तो ऐसी फिल्मी गीत जो बहुत अधिक पसंद किए जा रहे हैं,
तो वह गीत भी वह लिखते हैं। अगला बिंदु है मिश्रित भाषा। किस प्रकार कवि ने भाषा शैली का प्रयोग इस कविता में किया है, देखिए इस छंद के माध्यम से देखेंगे। जी नहीं, दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लगाया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। गीत फरोश कविता की भाषा सरल बोलचाल की मिश्रित भाषा है। इस भाषा का स्वर व्यंग्यात्मक एवं हास्यपूर्ण है। इसकी शैली संवादात्मक है। ऐसे लगता है कि फेरीवाला अपने सामने बैठे ग्राहक से सीधी वार्तालाप कर रहा है। यहाँ कवि के शब्दों में हमने देखा भी है कि किस प्रकार वह बता रहे हैं कि भाई दिल लगी की बात नहीं, कि मैं सचमुच में कविताएं लिखता रहता हूँ दिन रात और तरह तरह के गीत लिखता हूँ। कभी कभी ये गीत मुझसे रूठ जाते हैं, यानी गीत ज़बरदस्ती लिखना किसी विषय पर इतना आसान नहीं होता है। अपने मन में जो भावनाएं कवि की उमड़ पड़ती है और ये सहज एक आध गीत लिखा जाता है, उस समय वो और बात है, और इसलिए उस प्रवाह में वह गीत लिख देता है। लेकिन जब उसे किसी के द्वारा विषय दिया जाता है और पैसे दिए जाते हैं कि बस मुझे इस विषय पर गीत चाहिए, तो कई बार गीत उनसे रूठ जाता है, तो उसे वो मना लेते हैं और फिर से गीत लिखते हैं। तो इतने ढेर सारे गीत उन्होंने लिखे हैं। जैसे ग्राहक के सामने कोई दुकानदार कपड़ा बेचते समय अलग अलग कपड़े दिखाता है और जिसका ढेर लग जाता है तो वह कहता है कि ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ, आपको पसंद नहीं आया तो अच्छी कोई बात नहीं, मैं हटा देता हूँ, अब आपको आखिरी एक अलग सी अंतिम एक अलग चीज़ दिखाता हूँ। और ये कहते हुए वह दुकान के भीतर जाकर कुछ और लेकर आता है। वैसे ही कवि ग्राहक को यहाँ कह रहा है कि मैं आपको नई चीज़ दिखाता हूँ। और ये कविता इस ढंग से लिखी गई है कि ऐसे लग रहा है कि वह सीधे अपने ग्राहक के साथ संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये इनके कविता की भाषा की यह विशेषता है। 8वां बिंदु है कवि के स्वाभिमान और विवशता की अभिव्यक्ति। भवानी प्रसाद मिश्र एक कवि के स्वाभिमान और विवशता का चित्रण करते हैं। कवि का मानना है कि आदमी की जो साधना का विषय है वह उसकी आजीविका का विषय नहीं होना चाहिए। यानी कवि की साधना है कि वो काव्य लिखते हैं, लेकिन उसी पर उनकी आजीविका चल रही है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि मैं कुछ लिखूं, इसका पैसा मिल जाए, यह अलग बात है। यानी उन्होंने जो कुछ लिखा फिर उसे सम्मान मिले या उससे उनको पैसा मिला, वो और बात है। लेकिन कोई मुझसे कहे कि इतने पैसे देता हूँ, तुम गीत लिख दो, यह स्थिति मुझे नापसंद है। परंतु उन्होंने मजबूरी एवं आर्थिक विवशता के फलस्वरूप अपने गीत बेचे हैं, जिनका जीवन भर उन्हें खेद है। वे कहते हैं, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि तकलीफ और बेबसी की पृष्ठभूमि में लिखी गई गीत फरोश कविता कवि के कर्म के प्रति समाज और स्वयं कवि के बदलते हुए दृष्टिकोण को उजागर करती है। व्यंग्य के साथ साथ इसमें वस्तुस्थिति का मार्मिक निरूपण भी है। यह कविता वर्तमान समय में एक कवि एक साहित्यकार की पीड़ा को दर्शाती है, जो अपनी रचना साधारण वस्तुओं की भांति बाजार में बेचता है। अपनी रचना अर्थात अपनी कविता को किसी वस्तु के भांति वह बेच रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं रुकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके अध्ययन से जुड़ी सामग्री
लगातार इस चैनल पर आती रहेगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।